ओके स्टूडेंट्स, आज मंडे है। जैसा कि पीछे हमने आपको कहा कि प्रत्येक मंडे को हम वर्ल्ड हिस्ट्री का एक खंड आपसे डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही आपको कहा है कि ये खंड आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें आपका पढ़ने का अंदाज बिल्कुल अलग होगा। फिर मैं एक बार फिर रिपीट करूं कि नॉर्मली स्टूडेंट्स जब कोई भी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो वर्टिकल तरीका अपनाते हैं। वर्टिकल तरीका का मतलब लंबवत रूप में किसी एक टॉपिक को पढ़कर उसे रख दिया। लेकिन हम आपको एक नए तरीके से लेकर चल रहे हैं, ये है ऑरिजेंटल। ऑरिजेंटल मतलब आप क्षैतिज रूप में विश्व इतिहास के विकास को देख रहे हो। मैंने आपको बताया कि हमें अपनी सुविधा से इसे 5 खंडों में बांट कर देखना है, जिसमें पहला खंड हमने कवर किया और वह खंड है आधुनिक पश्चिम का उद्भव। वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि जब तक हम आधुनिक पश्चिम के उद्भव को ना समझ लें तब तक हम प्रबोधन को नहीं समझ सकते। और आधुनिक पश्चिम के उद्भव को समझने के लिए थोड़ी सी हमें एंशिएंट यूरोप एंड मिडिएवल यूरोप की जानकारी चाहिए होगा, क्योंकि एंशिएंट यूरोप आप जानेंगे तब आप मध्यकालीन यूरोप के विकास को समझ सकेंगे, यानी सामंतवाद को समझ सकेंगे। और जब आप मध्यकालीन यूरोप को कवर करेंगे तब आधुनिक पश्चिम का उद्भव और उन टॉपिक्स को पीछे हमने डिस्कस किया। अब हम दूसरे खंड में आते हैं। दूसरे खंड में भी हम टॉपिक को एक दूसरे से जोड़ कर देखते हैं। इसको अपनी सुविधा से हम डिवाइड करते हैं। पहला टॉपिक हमारा आता है प्रबोधन, इनलाइटेनमेंट। फिर उसके से जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक है अमेरिकी क्रांति, और अमेरिकी क्रांति के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है अमेरिकी संविधान। वैसे तो अमेरिकन सिविल वॉर या अमेरिकी गृहयुद्ध भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम पर गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिकी क्रांति और अमेरिकी गृहयुद्ध दोनों दो युगों की सच्चाई है। अमेरिकी क्रांति 18वीं सेंचुरी के अंत की सच्चाई है, तो अमेरिकी गृहयुद्ध 19वीं सेंचुरी की घटना है। लेकिन फिर भी हम अमेरिकी क्रांति के साथ ही गृहयुद्ध को जोड़कर देखेंगे। नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक आएगा, वह टॉपिक होगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसके साथ माना जाता है पहले यूरोप का प्रजातांत्रिकरण हुआ और यूरोप के प्रजातांत्रिकरण के साथ साथ विश्व का प्रजातांत्रिकरण हुआ। तो ये टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके अगला टॉपिक आता है, क्योंकि जब फ्रांस की क्रांति समाप्त होती है, समाप्त कहना उचित नहीं है, लेकिन आपको इस कंटेक्स्ट में आप लें कि एक बार जब यह मुद्दा आरंभ हुआ तो यह मुद्दा नेपोलियन के काल से लेकर आगे तक चलता रहा और फिर ये 19वीं सेंचुरी के अंत तक पहुंच जाता है। तो होता यह है कि जब हम फ्रांस की क्रांति का आरंभ देखते हैं जो 1789 से हुआ, तो ये क्रांति कई चरणों में गुजरेगी। अंत में चौथा चरण नेपोलियन बोनापार्ट का आएगा। नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हुआ, उसके बाद फॉर टाइम बीइंग क्रांति का प्रत्यक्ष प्रभाव यूरोप पर सीमित हो जाएगा, लेकिन उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव चलता रहेगा। तो हम अगला टॉपिक के रूप में देखते हैं 19वीं सदी की यूरोपीय क्रांतियां, राष्ट्रवाद का उद्भव, इटली और जर्मनी के एकीकरण, और फिर उसी राष्ट्रवाद के प्रभाव से साम्राज्यों का विघटन जो बाल्कन प्रश्न से जुड़ा हुआ है। अब अधिकतर आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को आप आपस में जोड़कर नहीं बल्कि बांट बांट कर देखते हैं। उनके लिए प्रबोधन एक अलग सच्चाई है, अमेरिकी क्रांति अलग सच्चाई है, फ्रांस की क्रांति एक अलग प्रकार की सच्चाई है, और उसी प्रकार से 19वीं सेंचुरी की यूरोपीय क्रांतियों को पृथक करके देखते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे एक ऑर्गेनिक होल के रूप में देखेंगे, तभी इसकी ब्यूटी हमें समझ में आएगी। नंबर 1। नंबर 2 कि ओरिजेंटल स्टडीज के साथ एक चीज हमें और भी करना है जो हमसे मिस नहीं होना चाहिए, और वह है कि हम थोड़ा अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को लेकर चले। जैसे अगर हम विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो आपने कहावत सुनी होगी, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो विश्व इतिहास हम पढ़ेंगे तो उसका फायदा हमें हिस्ट्री के पेपर में मिलेगा, उसमें हम लिखेंगे, अंक आएंगे और हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन मजा तो तब है कि विश्व इतिहास पढ़ते हुए हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ विकसित हो, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की समझ विकसित हो, इतना तक कि विश्व संविधान के विकास की समझ भी विकसित हो, तो फिर हमें इसका दोहरा फायदा मिलता है। तो माय स्टूडेंट्स, हम एक तरफ तो ऑरिजेंटली एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ेंगे और दूसरा हम उसको अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के रूप में विकसित करेंगे। तब आपको निश्चय ही विश्व इतिहास पढ़ने में एक अलग प्रकार की रुचि जगेगी, एक अलग प्रकार का इंटरेस्ट, एक अलग प्रकार का मजा आएगा।
तो हम पहले प्रबोधन पर आते हैं। तो फिर हम एक बार अपने सूत्र की तरफ लौटते हैं। शायद सूत्र आपको याद होगा। मैंने कहा कि इतिहास के अध्ययन का सामान्यतः अर्थ होता है परिवर्तन का अध्ययन। भूलवश लोग उसे फैक्ट समझते हैं। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स उदाहरण है जिसे हम अधिक भी कर सकते हैं, जिसे हम कम कर सकते हैं। तो अगर हमें परिवर्तन का अध्ययन करना है तो परिवर्तन के मुख्य कारक को देखकर हमें चलना पड़ेगा कि आखिर परिवर्तन के मुख्य कारक की भूमिका कौन निभा रहा। तो मैंने उसमें एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा, कि सबसे पहले हम आर्थिक कारक को देखें और आर्थिक कारक के प्रभाव स्वरूप किस प्रकार वर्गीय समीकरण बदलता है उस पर हमारी निगाह होनी चाहिए। और वर्गीय समीकरण में बदलाव विचारधारा में परिवर्तन लाता है और फिर विचारधारा में होने वाला परिवर्तन राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, अन्य प्रकार के परिवर्तनों को प्रोत्साहन देता चलता है। और ये एक वृत्ताकार रूप में आप कह सकते हो तो साइक्लिकली यह मूव करता रहता है। तो हम प्रबोधन पर आने से पहले हम वहां परिवर्तन का कारक देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि भाई जब आर्थिक परिवर्तन हुआ तो आर्थिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक मध्य वर्ग उभर कर आया और उसी के परिणाम स्वरूप सामंतवाद के कब्र से राजतंत्र उभर कर आया था। आपको याद होगा कि 18वीं सदी तक जब पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, व्यावसायिक क्रांति, वाणिज्यवाद और 30 वर्ष युद्ध के बाद यूरोप में दो हस्तियां उभर कर आई। एक हस्ती थी यूरोप के महत्वाकांक्षी और निरंकुश राजतंत्र और दूसरी हस्ती थी उभरता हुआ मध्य वर्ग। अब दिलचस्प तथ्य है कि यही मध्य वर्ग पहले मोनार्की यानी राजतंत्र के साथ मिलकर चला था, लेकिन अब 18वीं सेंचुरी तक मध्य वर्ग में भी शक्ति और आत्मविश्वास आ चुका है, उसमें भी एक प्रकार का सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब वह मध्य वर्ग राजतंत्र के साथ एक सेकेंडरी भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं है, वो भी अपने शक्ति की मांग करता है, अपने अधिकारों की मांग करता है। तो मतलब जब 18वीं सेंचुरी में सामंतवाद के विघटन के बाद, चर्च को टूटने के बाद जब यूरोप के मोनार्क्स ने अपने पावर को एसर्ट किया तो मध्य वर्ग ने उसी समय उसे धर दबोचा, उसका गिरेबान पकड़ लिया, कहा नहीं हमें भी शक्ति में भागीदारी चाहिए। मतलब कहने का यह अर्थ है कि मध्य वर्ग अब सेकेंड फिडल का रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं था। अब देखिए अब इससे वर्गीय समीकरण पर ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो मोनार्की मध्य वर्ग के साथ चला था अब उसे ऐसा लगा कि यह मध्य वर्ग हमारे साथ नहीं चल पाएगा, बल्कि अब यह मध्य वर्ग हमारी शक्ति को चुनौती देगा। तो फिर एक बार अब वही राजतंत्र मुड़ जाता है उसी कुलीन वर्ग और उसी पादरी वर्ग की तरफ जिससे कभी उसने संघर्ष किया था। यह बदलता हुआ वर्गीय समीकरण, तो वर्गीय समीकरण बदल जाता है। आखिर राजतंत्र को तो कुछ सुरक्षा चाहिए, वो सुरक्षा फिर वो कुलीन वर्ग और चर्च में ढूंढने का प्रयास करता है। ये जो बदलता हुआ वर्गीय समीकरण है तो उसमें मध्य वर्ग के समानांतर या मध्य वर्ग को संतुलित करने के लिए मोनार्की इस रणनीति को अपनाता है। लेकिन मध्य वर्ग फिर भी शांत नहीं होता है, फिर भी वो पीछे नहीं हटता है, फिर भी वो कमजोर नहीं होता है और वह फिर भी उस राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च के समक्ष आप कह सकते हैं कि फिर भी समग्र रूप में एक कोड ऑफ कंडक्ट रखता है। एक प्रकार की आप कहें तो वह कोड ऑफ कंडक्ट अर्थात वह मांगों की एक तालिका रखता है और उन्हें कहता है, यानी राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च को स्पष्ट रूप में यह सिग्नल देता है कि हमें भी शक्ति में भागीदारी चाहिए। हम अब उस स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो पहले थी, जिसमें हमारा पोजीशन सेकेंडरी था। तो इसका मतलब यह हुआ कि मध्य वर्ग के द्वारा जो एक नवीन विचारधारा दी गई और आपको आश्चर्य होगा कि यही प्रबोधन है। व्हाट इज इनलाइटेनमेंट? अगर एक सेंटेंस में कोई हमें पूछे कि इनलाइटेनमेंट क्या है तो हमारा जवाब होना चाहिए कि प्रबोधन एक मध्यवर्गीय विश्व दृष्टिकोण है, मध्यवर्गीय विश्व दृष्टि है, एक मध्यवर्गीय अप्रोच है। अब आप कहेंगे भाई इसका प्रमाण क्या है? तो आप देखिए, आप प्रबोधन के चिंतन को देखिए, उसकी राजनीतिक विचारधारा को देखिए। तो प्रबोधन कभी भी प्रजातंत्र की मांग नहीं करता, प्रबोधन मांग करता है संवैधानिक राजतंत्र की। तो हम प्रबोधन के राजनीतिक दर्शन को देखें तो उसका राजनीतिक दर्शन है संवैधानिक राजतंत्र। उसके आर्थिक दर्शन को देखें तो उसका आर्थिक दर्शन है मुक्त अर्थव्यवस्था, क्योंकि अब तक तो मोनार्की के द्वारा वाणिज्यवाद की नीति अपनाई जा रही थी। तो अब वाणिज्यवाद की नीति क्या थी? तो मोनार्की ने पूरे कमर्शियल रेवोल्यूशन अर्थात व्यावसायिक क्रांति को हाईजैक करके मोनार्क के इंटरेस्ट में ला दिया था। वही यह निर्धारित करता था कि राज्य को क्या उत्पादन करना चाहिए, क्या निर्यात करना चाहिए, कैसे आयात करना चाहिए। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी पर मोनार्की का नियंत्रण था।
उस समय भी मध्य वर्ग को बुरा लगा था, लेकिन उसमें वो शक्ति और आत्मविश्वास नहीं आया था कि वो मोनार्क को चैलेंज करे। आज वह मध्य वर्ग आर्थिक क्षेत्र में मोनार्की को चैलेंज कर रहा है। आपने एडम स्मिथ का नाम सुना होगा, जिसे क्लासिकल अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उसने लेसेज फेयर की अवधारणा रखी, मुक्त अर्थव्यवस्था। उसने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि जिस तरह प्रकृति के अपने नियम होते हैं, उसी प्रकार से बाजार के भी अपने नियम होते हैं। प्रकृति के नियम हैं मांग और पूर्ति के नियम, उसी प्रकार प्रकृति के नियम है कि प्रकृति अपने स्वतः चालित नियमों से चलता है, उसमें ईश्वर की कोई दखलंदाजी नहीं होती है। तो अब इन्हीं मध्य वर्ग का कहना था कि उसी प्रकार से बाजार के भी अपने नियम हैं, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, और बाजार के अपने आंतरिक नियम हैं, मांग और पूर्ति के नियम। हायर द डिमांड हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड लोअर द प्राइस। तो इस तरह से माय स्टूडेंट्स, ये एडम स्मिथ क्लासिकल अर्थशास्त्र का जनक बना। आगे उस सिद्धांत को अन्य चिंतकों ने बढ़ाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में ये प्रबोधन की मांग है, सामाजिक क्षेत्र में उसकी मांग है व्यक्ति की स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम। गौर करने वाली बात है कि समाजवाद की मांग होती है समाज की स्वतंत्रता, समाज की ताकत, समुदाय की ताकत, लेकिन मध्य वर्ग की मांग हमेशा व्यक्ति की ताकत होती है। तो कुल मिलाकर सीमित राजतंत्र अथवा संवैधानिक राजतंत्र, मुक्त अर्थव्यवस्था और व्यक्ति की स्वतंत्रता, यही मध्य वर्ग की मांग थी, यही प्रबोधन की मांग थी। कहा जाता है प्रबोधन के बारे में कि प्रबोधन का कहना था कि द गवर्नमेंट शुड बी इसेंशियली फॉर द पीपल बट नॉट एग्जैक्टली बाय द पीपल। मतलब प्रबोधन यह चाहता था कि सरकार जनता के लिए तो हो, परंतु जनता के द्वारा नहीं हो। गौर करने की बात है कि हाँ, मध्य वर्ग का भी अपना स्वार्थ है। वो चाहता है कि राजतंत्र की शक्ति सीमित हो जाए, परंतु यह नहीं चाहता कि प्रजातंत्र आ जाए। उसी प्रकार से वो व्यक्ति की बात करता है, समुदाय के अधिकार की बात नहीं करता है। इसलिए बच्चों ध्यान रखिए कि अगर दुनिया में प्रजातंत्र लाया तो प्रजातंत्र को लाने का श्रेय मध्य वर्ग को नहीं बल्कि निम्न वर्ग को होना चाहिए, परंतु उसके लिए हमें माकूल क्षण की और माकूल समय की प्रतीक्षा करनी होगी कि वह समय कब आएगा। तो अब ये प्रबोधन आपने देखा। अब सवाल उठता है कि क्या इस प्रबोधन का अमेरिकी क्रांति से क्या संबंध है। तो अमेरिकी क्रांति भी कई बार बच्चों के लिए एक मिसलीडिंग टर्म हो जाता है, क्योंकि देखो नॉर्मली क्या हुआ कि जैसे दुनिया के बहुत सारे उपनिवेश अपने स्वामी यानी मातृ देश या महानगरीय राज्य आप कह ले, मेट्रोपोलिटन स्टेट के विरुद्ध विद्रोह करके स्वतंत्रता हासिल की, उसी प्रकार से अमेरिकी लोगों ने भी अपने मातृ देश के विरुद्ध विद्रोह करके स्वतंत्रता हासिल की। तो इसे कहा गया अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन, परंतु इसे कहा जाता है अमेरिकी क्रांति भी। तो कई बार बच्चों को आपत्ति होगी कि भाई ये तो स्वतंत्रता आंदोलन है, क्रांति क्यों इसको कही जा रही है। तो मैं इसका कारण बताना चाहूंगा कि एक्चुअली अगर आप प्रबोधन, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, 19वीं सेंचुरी की यूरोपीय क्रांतियां, इन सबों को देखेंगे तो सभी एक ही सीध में, मतलब अमेरिका में जो हुआ वह महज अमेरिकी लोगों की उपनिवेश स्वतंत्रता की मांग नहीं थी, बल्कि प्रबोधन ने जो मुद्दे उठाए वो प्रबोधन के मुद्दे आपको सीधे अमेरिकी क्रांति पर को प्रभावित करता हुआ जान पड़ता है। जैसे अगर प्रबोधन ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग उठाई, अगर प्रबोधन ने स्वतंत्रता की मांग की, इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में संविधानवाद का आधार मजबूत किया प्रबोधन ने। कैसे? तो प्रबोधन ने जब संवैधानिक राजतंत्र का मॉडल रखा तो अंतर अनुशासनात्मक में आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रबोधन ने वहां पर संविधानवाद का आधार मजबूत किया। अगर प्रबोधन ने मुक्त अर्थव्यवस्था की बात की, इसका मतलब है कि प्रबोधन ने आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद का आधार मजबूत किया। अब जब अमेरिका के जो बुद्धिजीवी थे वो प्रबोधन के विचारों से शीघ्रता से प्रभावित हुए। अब वहां के कम से कम दो नेताओं के विषय में आपको ऐसा पता चलता है कि एक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन और एक बेंजामिन फ्रैंकलिन और दूसरे जो अमेरिकी नेता थे उनका नाम था सैमुअल। इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि कम से कम इन दोनों ने यूरोप की यात्रा की थी और संभवतः प्रबोधन का गहरा विचार उनके ऊपर रहा था। इसके अलावा एक भी बात गौर करने की है, जैसे अगर अमेरिकी क्रांति जब भी पढ़ेंगे तो आपको यह ज्ञात होगा कि अमेरिकी क्रांति का एक प्रमुख कारण था जो ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका की परिप्रेक्ष्य में जो वाणिज्यवादी नीति को कड़ाई से लागू की जा रही थी। फिर आपके मन में जिज्ञासा होगी भाई ये वाणिज्यवादी नीति है क्या। तो वाणिज्यवादी नीति एक कठोर उपनिवेशवाद पर बल देता था और वो कहता था कि उपनिवेश का हित मातृ देश के हित के अधीन है। तो इसी नीति के तहत ब्रिटेन ने अमेरिका में कई प्रकार के जहाजरानी कानून, जिसको नेविगेशन एक्ट्स आप कहते हैं, वो नेविगेशन एक्ट्स लागू करने का प्रयास किया था। और उस नेविगेशन एक्ट्स का उद्देश्य यह था कि हम कहीं ना कहीं अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ही ब्रिटिश
अर्थव्यवस्था के हितों के अधीन ला दे। लेकिन इस पर अमेरिकी लोगों ने प्रतिक्रिया दिखाई और अमेरिकी लोगों ने प्रतिक्रिया दिखाकर मांग की कि नो, हम इसको अस्वीकार करते हैं और प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो अमेरिकी लोगों का वाणिज्यवाद के विरुद्ध जो विद्रोह है, वह विद्रोह को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि अमेरिकी लोगों ने वाणिज्यवाद के अगेंस्ट पे विद्रोह करके प्रकारांतर से प्रबोधन का ही हाथ मजबूत किया। क्योंकि आप स्मरण रखें कि वाणिज्यवाद पर पहला प्रहार प्रबोधन ने किया था। एडम स्मिथ ने जो वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक 1776 में लिखी थी, वह पुस्तक ने सीधा वाणिज्यवाद पर प्रहार किया था। और फिर उसी प्रकार से अमेरिकी क्रांति ने भी वाणिज्यवाद पर प्रहार किया। तो गौर करने वाली बात यह है कि दोनों के हित आपस में मिल जाते हैं। इसलिए किसी आलोचक ने सच ही कहा है कि 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन और 1776 में अमेरिकी क्रांति का होना यह मेयरली कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि दोनों के बीच एक गहरा इंटीग्रेशन है। कोई न कोई रूप में अमेरिकी क्रांति ने प्रबोधन ने अमेरिकी क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। अब देखिए, अमेरिकी क्रांति हुई, अमेरिका के पूर्वी भाग में 13 जो ब्रिटिश उपनिवेश थे वो स्वतंत्र हुए, और 13 ब्रिटिश उपनिवेश स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र होकर वो अपने आप को एक अलग राष्ट्र के रूप में संगठित करने लगे। अब यह कम इंटरेस्टिंग चीज नहीं है। अमेरिका की स्वतंत्रता हुई, अमेरिका को स्वतंत्रता मिली, वह एक पहलू है, लेकिन वह 13 अलग अलग उपनिवेश जब एक राष्ट्र के रूप में गठित होंगे, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। आप जरा अनुमान करें, जैसे इंडिया को ब्रिटिश ने एक खास क्षेत्र को यूनिफाई करके ब्रिटिश ने उस पर यूनिफाइड रूप में शासन किया। अगर ब्रिटिश ने इंडिया को 10 या 12 भागों में बांट दिया होता और फिर उसे स्वतंत्रता दी होती, तो हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज हो जाता, उसका आप अनुमान कर सकते हैं। आप कहेंगे भाई हमारे देसी रियासतों के विलय में तो समस्या आई, वो समस्या आई, लेकिन वो समस्या उतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि हमारी देसी रियासत जो थे उनके बहुत ही छोटी छोटे आकार थे, अगर एक्सेप्ट हैदराबाद एक दो को छोड़ दें। और दूसरी बात है कि भारत राष्ट्र उस समय तक बहुत बड़ा शक्ल ले चुका था। लेकिन अमेरिका में स्थिति दूसरी थी, उसमें 13 उपनिवेश थे और 13 अलग अलग स्वतंत्र थे। ब्रिटिश ने 13 को अलग अलग 13 कॉलोनीज पर अलग अलग शासन किया था, तो स्वतंत्रता के बाद वो 13 अलग अलग जा सकते थे, बल्कि बहुत सारे छोटे स्टेट्स जाने लगे। तो उसमें बड़े उपनिवेश ने उनसे वार्ता शुरू की और उसमें बहुत जद्दोजहद के बाद तब फिलाडेल्फिया में उनका संविधान बना। फिलाडेल्फिया में उन्होंने जो संघीय व्यवस्था का प्रयोग किया, आज हम उस संघीय व्यवस्था को सुगमता से अपनाते हैं। लेकिन बच्चे जरा परिकल्पना करिए कि जिस समय दुनिया का पहला संघ अमेरिका का संघ बना था, उसमें कितनी बड़ी चुनौती रही होगी, क्योंकि आज तक ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले नहीं हुआ था। बल्कि यूरोपीय देश तो पहले उसे मजाक उड़ा रहे थे कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 राष्ट्रों का संघ बनाया है। इट वॉज अ फेडरेशन ऑफ 13 नेशंस। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने न केवल संघ बनाया, बल्कि बड़ी सफलतापूर्वक उस संघ को चलाकर दिखाया। इसके अलावा बहुत सारे अमेरिकी संविधान में एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। वहां पर नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यह चीज अमेरिकी लोगों ने स्वयं ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही सीखी थी। और उसमें दिलचस्प पहलू यह है, यह जो प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, ये दुनिया में जितने भी उपनिवेश मुक्ति आंदोलन हुए उनमें अधिकांश को इसने प्रभावित किया। हमारे यहाँ भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता ने इस नारे को अपनाया था। तो संविधानवाद की दृष्टि से भी अमेरिकी क्रांति का बहुत बड़ा रोल है विकास की दृष्टि से। अब अमेरिकी गृहयुद्ध तो एक अलग प्रकार की घटना है कि उत्तरी अमेरिकी राज्यों और दक्षिणी अमेरिकी राज्यों के बीच यह गृहयुद्ध हुआ था। और सामान्यतः गृहयुद्ध जैसी घटना एक विध्वंसात्मक घटना मानी जाएगी, लेकिन आप एक राष्ट्र का भाग्य कहिए कि इस विध्वंसात्मक घटना ने भी कितना रचनात्मक प्रभाव उत्पन्न कर दिया। रचनात्मक प्रभाव से हमारा आशय यह है कि गृहयुद्ध में आपस में टकराहट के बाद विध्वंस होना चाहिए था, लेकिन यह गृहयुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से और भी संगठित हुआ। और इतना ही नहीं, बल्कि आप ऐसा भी मानकर चलें कि गृहयुद्ध एक तरह से अमेरिकी क्रांति का पूरक था। अमेरिकी क्रांति अधूरा था क्योंकि अमेरिकी क्रांति अधूरी थी। अमेरिकी क्रांति में जो स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, उसके विषय में कहा गया था ये दासों पर लागू नहीं होता। अब आप समझ सकते हैं कि जब दासों पर लागू नहीं होगा तो दास तो परतंत्र ही रह गए। तो गृहयुद्ध उन्हें स्वतंत्र कराएगा और अंत में गृहयुद्ध के मध्य अब्राहम लिंकन दास व्यवस्था का उन्मूलन करेगा। और सबसे बढ़कर अब्राहम लिंकन ने
न केवल संघ को बचाया, बल्कि अमेरिकी संविधान बाद में एक नई मान्यता स्थापित की। अब आप समझ सकते हो कि जब अब्राहम लिंकन का राष्ट्रपति के रूप प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव हुआ था और अब्राहम लिंकन ने दास व्यवस्था को उन्मूलन की मंशा रखी थी, तो उसमें दक्षिणी अमेरिकी राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। उन्हें कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि हमारा यह कदम अवैध है, क्योंकि वो मानकर चलते थे कि अमेरिकी संघ अविभाज्य राज्यों का संघ है। लेकिन राज्य तो अविभाज्य है, संघ अविभाज्य है कि नहीं, इस पर अभी मतक नहीं था, बल्कि वो मानकर चलते थे कि राज्यों को वैध अधिकार है कि अगर उनकी अगर रुचि नहीं जमी तो संघ से अलग हो सकते हैं। उसमें अब्राहम लिंकन ने इसको पुनर्स्थापित किया कि नहीं, अगर अमेरिकी राज्य अविभाजित है तो अमेरिकी संघ भी अविभाज्य है सॉरी। तो इस प्रकार से अमेरिकी अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, तो आप समझ सकते हैं कि संविधानवाद की दृष्टि से एक बड़ा कदम है। अब जब आप फ्रांस की क्रांति पर आते हैं तो वास्तव में विश्व इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। हालांकि अमेरिकी क्रांति भी एक मध्यवर्गीय क्रांति थी। अब आपके मन में प्रश्न होगा, भाई अमेरिकी क्रांति एक स्वतंत्रता आंदोलन था, उसे हम मध्यवर्गीय क्रांति कैसे कहें? तो मध्यवर्गीय क्रांति कहने का दो आधार है। एक तो इस क्रांति के मध्य नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथों में रहा, दूसरा इस क्रांति के मध्य जो परिवर्तन हुए वे परिवर्तन कहीं ना कहीं मध्य वर्ग के हितों के अनुकूल से। दैट वाई इट शुड बी कॉल्ड ए मिडल क्लास रेवोल्यूशन। इसे एक मध्यवर्गीय क्रांति कहना अनुचित नहीं लगता। अब जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो हम फ्रांस की क्रांति पर आते हैं। फ्रांस की क्रांति में हमें और भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। अब 1789 में एक क्रांति हुई। अब इसको हम सीधा अमेरिकी क्रांति से जोड़ सकते हैं। अब कहेंगे, अगर प्रत्यक्ष जुड़ाव कहेंगे तो अमेरिकी क्रांति ने स्वतंत्रता का नारा दिया, वो फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों को भी प्रभावित किया। अब फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों को प्रभावित करने की वजह भी थी क्योंकि फ्रांस अमेरिकी क्रांति में हिस्सा लिया था और वह अमेरिकी उपनिवेशों की तरफ से हिस्सा लेकर उसे आजाद करवाया था। यहाँ पर फ्रांस का उद्देश्य कोई अमेरिकी लोगों का उपकार करना नहीं था, बल्कि ब्रिटेन से 7 ईयर्स वॉर का बदला लेना था। इस क्रम में जो फ्रांसीसी सेना वहां भेजी गई थी, वो सेना नए विचारों से आच्छादित होकर आ गए थे। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि उसका सीधा सा जुड़ाव अमेरिकी क्रांति का फ्रांस की क्रांति से हो जाता है, क्योंकि जो सेना वहां से वापस आए, लाफायते कदीने सेना गए थे, वो नए विचारों से प्रेरित होकर आए। दूसरी बात है कि अमेरिकी क्रांति में हिस्सा लेने के कारण जो फ्रांस की मोनार्की, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब हो गई थी। तो इस कारण उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई और वहीं से वो बबेला उठा जिसको आप कहते हो स्टेट जनरल की बैठक, और उसी स्टेट जनरल की बैठक के साथ क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये दोनों के बीच कहीं ना कहीं संबंध जुड़ ही जाता है। मध्यवर्गीय क्रांति के लक्षण होते हैं कि नेतृत्व मध्यवर्ग के हाथों में हो, और दूसरा क्रांति के मध्य जो भी सुधार और परिवर्तन हुए हों वो मध्य वर्ग के हितों के अनुकूल हो। अगर हम अमेरिकी क्रांति के मध्य देखेंगे तो वो चीज हमें नजर आएगी। हालांकि उसमें बाकी वर्ग के लोगों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन उसमें नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथों में रहा और जो भी सुधार और परिवर्तन हुए। अब देखिए, आप अमेरिकी संविधान को देखिए। अमेरिकी संविधान गणतंत्र की घोषणा हुई। वहां पर राजतंत्र की जरूरत भी नहीं थी, आवश्यकता भी नहीं थी। ब्रिटेन से संबंध तोड़ने के बाद वो मोनार्की को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते थे। उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया। तो प्रेसिडेंट इलेक्टेड था, इसलिए वो बन गया गणतंत्र यानी रिपब्लिक। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या गणतंत्र होने के बाद भी अमेरिकी संविधान प्रजातांत्रिक हो सका? नहीं। वन मैन वन वोट के सिद्धांत को स्वीकार कर सका? नहीं कर सका। बस सीमित मताधिकार, लिमिटेड फ्रेंचाइज को स्वीकार किया। तो अभी को बच्चों, क्रांति पर मध्यवर्ग का प्रभाव है, और मध्यवर्ग का यह सायास कोशिश है, उसका यह सायास चेष्टा है कि हम किसी तरह से प्रजातंत्र को आने से रोक सके। तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी देखने को मिलेगा। अब फ्रांस की क्रांति का जब आरंभ हुआ 1789 में, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, राजनीतिक कारण। अब 1789 में आप समझ सकते हो कि फ्रांस के शासक निरंकुश थे। बहुत सारे शासकों ने प्रबोधन के विचारों को अपनाकर थोड़ा बहुत सुधार शुरू कर दिया था। फ्रांस के शासकों के बुर्बो शासकों के विषय में कहा जाता था कि न वो पुराना भूलते थे और न नया सीखते थे। सबसे बड़ा कंट्रास्ट आपको देखने को मिलता है कि फ्रांस में मध्यवर्ग की स्थिति भी मजबूत है, और फ्रांस में प्रबोधन का गहरा प्रभाव था। बुद्धिजीवियों का एक बड़ा समूह काम कर रहा था। मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, डिडरो, रूसो जैसे चिंतक भी फ्रांस में उपस्थित रहा था। तो इतने सारे विचारों को होते हुए अगर फ्रेंच मोनार्क अपने फिर उस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाकर रखना चाहेगा तो नहीं होना था।
तो अंत में क्रांति स्टेट जनरल की बैठक के साथ आरंभ हुई। जब सरकार समस्या का निराकरण नहीं कर सकी तो वो 175 वर्ष पहले जिस असेंबली को सरकार ने अपदस्थ कर दिया था, जिसे स्टेट जनरल के नाम से जाना जाता है, अंत में सरकार उस असेंबली की बैठक बुलाने के लिए विवश हुई और इस प्रकार से वहीं से क्रांति की शुरुआत हुई। अब अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर दो तीन बात गौर करने वाली है। हमें इस क्रांति का सबसे मजेदार पक्ष लगता है कि क्रांति 1789 में शुरू होकर लगभग 25 वर्षों तक चली, लेकिन इसके बीच कई चरण आए। जैसे 1789 से 92 के बीच का जो काल है उसको आप संवैधानिक राजतंत्र का चरण कह सकते हो, क्योंकि उस समय क्रांति का नेतृत्व मध्यवर्ग के हाथों में, और मध्यवर्ग ध्यान रहे कि कहीं ना कहीं वो मोनार्की को बचा कर रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज आए। तो 92 तक जब तक मध्यवर्ग का नियंत्रण रहा तब तक वहां मोनार्की भी बची रही और एक प्रकार का संवैधानिक राजतंत्र कायम रहा। मताधिकार को यानी वोटिंग राइट को, फ्रेंचाइज को लिमिटेड रखा गया ताकि लोअर क्लास तक मताधिकार ना पहुंचे। परंतु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसी समय निम्न वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में उसी समय एक बड़ा उग्र और रेडिकल पार्टी का उद्भव हुआ जिसका नाम था जैकोबियन दल, और जैकोबियन दल ने मध्य वर्ग के हाथों से सत्ता छीनकर क्रांति को निम्न वर्ग के पक्ष में मोड़ दिया। इसलिए बच्चे आप देखेंगे 92 से 94 तक जो 2 वर्षों का काल है वो उसको बोलते हैं हम उग्र गणतंत्रवाद का चरण। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय द रेडिकल रिपब्लिकनिज्म। और इस फेज में आप देखेंगे बड़ी उग्र सुधार और परिवर्तन हुए हैं। नए संविधान लाकर सभी को, पुरुषों को मताधिकार, महिलाओं को नहीं, सभी पुरुषों को मताधिकार दे दिया गया। काम के अधिकार स्वीकृत कर दिए गए, लोगों के भोजन के अधिकारों को स्वीकृति दी गई और एक बारगी ऐसा लगा कि फ्रांस में समाजवाद आ गया। लेकिन अभी इतिहास के इस मोड़ पर निम्न वर्ग उतना संगठित नहीं है और मध्य वर्ग कहीं ज्यादा संगठित है, इसलिए यह बदलाव अधिक समय तक नहीं रह सका। ठीक ये जो शासन है जिसको आप ये स्थिति बस आप मानकर चलिए कि यह 1 वर्ष तक कायम रही और 1 वर्ष के बाद ये स्थिति समाप्त हो गई। 1790 में फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया था। 93 से 94 तक जैकोबियन शासन रहा और फिर उस शासन के पतन होने के साथ ही फिर मध्य वर्ग ने सत्ता अपने हाथों में ले ली और फिर सत्ता मध्य वर्ग के हाथों में चली गई। और फिर उसके आगे एक चरण आया। एडमंड बर्क एक ब्रिटिश चिंतक है, उसने घोषणा की थी कि फ्रांस की क्रांति उस मोड़ पर आ गई है जिसमें अब एक बार फ्रांस की सत्ता सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ से निकलकर आर्मी के हाथों में चली जाएगी। और बच्चों वही बात हुई, सिविलियन गवर्नमेंट के हाथों से निकलकर वो आर्मी के हाथों में चली गई और नेपोलियन बोनापार्ट का उद्भव हुआ। और नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे क्रांति के स्वरूप को ही बदल डाला। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्रांति को कहीं ना कहीं स्वतंत्रता, समानता के और बंधुत्व के उस आदर्श से अलगाकर सैनिक विजय और राष्ट्रीय गौरव की तरफ मोड़ दिया। वही समय है कि फ्रांस और यूरोप के बीच एक घमासान युद्ध चल रहा था और नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस की सेना जीत रही थी। नेपोलियन ने लगभग यूरोप के एक बहुत बड़े भाग को जीत लिया और यूरोप के बहुत बड़े भाग को जीतकर वहां पर वर्चस्व स्थापित कर लिया। लेकिन जहां जहां फ्रांस की सेना गई वहां पर क्रांति के विचार चलते गए और युद्ध ने कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति को एक अखिल यूरोपीय क्रांति में तब्दील कर दिया। और यूरोप की जो प्राचीन संस्थाएं थी, जैसे सामंतवाद का अंत पहले फ्रांस में हुआ था, नेपोलियन जहां गया वहां उसने सामंतवाद का अंत कर दिया। फ्रांस की क्रांति के मध्य चर्च पर कब्जा किया गया था, नेपोलियन जहां भी गया चर्च को नियंत्रित कर दिया। फिर नेपोलियन ने एक नई मांग के अनुसार नेपोलियन कोड बनाया जो मध्य वर्ग के हितों के अनुकूल था। तो यूरोप तो अब तक पुरातन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो नेपोलियन तो यूरोप के लिए क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। परंतु जब नेपोलियन 1815 के वाटरलू के युद्ध में हार गया तो फिर एक बार फ्रांस की क्रांति को दबाने का प्रयास किया गया। यूरोप के नेता ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जुटे और उसमें कई अनुदारवादी, उसमें 2 अनुदारवादी नेता थे। एक था ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री जिसको चांसलर बोलते थे, प्रिंस मेटरनिक, और दूसरा था रूस का किंग जिसका नाम था जार अलेक्जेंडर प्रथम। ये दोनों बड़े हार्डलाइनर थे क्योंकि दोनों पुराने साम्राज्य का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें डर था कि फ्रांस की क्रांति से 2 विचारधाराएं निकल कर आई थी। एक विचारधारा थी उदारवाद और दूसरी विचारधारा थी राष्ट्रवाद। उदारवाद कहीं ना कहीं संवैधानिक राजतंत्र की मांग कर रही थी और ये चूंकि दोनों ऑस्ट्रिया और रूस के मोनार्क कहीं ना कहीं निरंकुश शासक थे तो उन्हें डर था कि उदारवाद के प्रभाव में उनकी जनता संवैधानिक राजतंत्र की मांग करेगी। दूसरी विचारधारा राष्ट्रवाद थी। राष्ट्रवाद का मानना था कि जो विभिन्न यूरोप के अल्पसंख्यक समूह थे
वो अपने को पृथक राष्ट्र की तरह अपने पृथक भूभाग की मांग करते। तो ऐसे में रूस और ऑस्ट्रिया को डर था कि हमारा साम्राज्य टूटकर बिखर जाएगा, इसलिए वियना कांग्रेस में पुरातन व्यवस्था को बहाल करने का प्रयास किया गया। एक कंसर्ट ऑफ यूरोप की स्थापना की गई और माना गया कि फ्रांस की क्रांति ने जो परिवर्तन किए हैं उन परिवर्तन की दिशा को हम मोड़ दें, लेकिन वह संभव नहीं हुआ। 1830 की क्रांति हुई, 1848 की क्रांति हुई। सबसे दिलचस्प पक्ष यह है कि राष्ट्रवाद की भावना दोबारा ना पनपे, उसमें वियना कांग्रेस ने इटली और जर्मनी को विभाजित कर दिया। जर्मनी को 39 राज्यों में विभाजित कर दिया गया था, इटली को 7 भागों में विभाजित कर दिया गया था और वहां पर ऑस्ट्रिया को संरक्षक बना दिया गया था कि बदलाव ना हो। लेकिन राष्ट्रवाद की भावना को दबाया नहीं जा सका और फिर अंत में आप देखेंगे कि पिडमोंट सार्डिनिया के अंतर्गत इटली का और प्रशा के अंतर्गत जर्मनी का एकीकरण हो गया और 1870 में इटली और जर्मनी का एकीकरण और 1830 की क्रांति में होने वाले बदलाव, 1848 की क्रांति में होने वाले बदलाव पुरातन व्यवस्था और वियना कांग्रेस की हार थी और ये फ्रांस की क्रांति के आदर्शों की जीत थी। इस प्रकार से पूरे 19वीं सेंचुरी में अगर हम ऐसा कहें कि 19वीं सदी का यूरोप फ्रांस की क्रांति की विरासत से ही संघर्ष करता रहा, तो दैट इज नॉट एन एग्जेजरेशन, इट इज ट्रू, इट इज करेक्ट, इट शुड बी एक्सेप्टेड। अब राष्ट्रवाद, अब कहते हैं कि कोई औषधि किसी को जान बचाती है तो दूसरे को जान भी ले सकती है। वही राष्ट्रवाद की विचारधारा ने जहां इटली और जर्मनी जैसे विभाजित राष्ट्रों को जोड़ा, वहीं पुराने साम्राज्यों के समक्ष विघटन का खतरा खड़ा कर दिया। यूरोप के पुराने साम्राज्य कौन हैं? तो पहला हमने बताया, जैसे रूस का साम्राज्य था, ऑस्ट्रिया का साम्राज्य था। इनकी विशेषता थी ये बहुभाषा भाषी, बहुनस्लीय थे और इन्होंने अपना आधुनिकीकरण नहीं किया था। तो फ्रांस की क्रांति के प्रभाव में यहाँ के जो अल्पसंख्यक समूह थे वह पृथक राष्ट्र की मांग कर रहे थे, तो इनके सामने एक टूटन का खतरा नजर आ रहा था। उससे भी विषाक्त स्थिति कायम हो गई एक मुस्लिम साम्राज्य में जिसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य और जो पूर्वी यूरोप में स्थापित था। यहाँ स्थिति इसलिए खराब हुई कि यहाँ पर शासक मुस्लिम थे और पूर्वी यूरोप के अधिकांश जो अल्पसंख्यक समूह थे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे, यानी वो ईसाई जनसंख्या थे। तो उस ऐसी स्थिति में वो मुस्लिम शासक के दबदबा को अधिक समय तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और राष्ट्रवाद के प्रभाव में वो अपने आप को पृथक राष्ट्र का मानने लगे। वहाँ स्थिति इसलिए और बिगड़ गई क्योंकि शासक मुस्लिम है और वहाँ की प्रजा ईसाई है, इसलिए यूरोप की जो बाकी सरकारें थी वो चूंकि क्रिश्चियन थे तो उन्होंने क्रिश्चियन बिरादर के प्रति सहानुभूति दिखाकर ऑटोमन साम्राज्य के मामले में हस्तक्षेप करना शुरू किया, जिस कारण से ऑटोमन साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले 1832 में ग्रीस, यूनान स्वतंत्र हो गया क्योंकि ब्रिटेन और रूस ने उसमें हस्तक्षेप कर दिया। उसी प्रकार से 1859 में रूस के ही आशीर्वाद से रोमानिया स्वतंत्र हो गया। 1859 के बाद आप आगे देखेंगे कि 1878 के बर्लिन कांग्रेस में मॉन्टेनिग्रो और सर्बिया स्वतंत्र हो गया। 1885 में बुल्गारिया स्वतंत्र होकर निकल गया और 1913 में अंत में लंदन सम्मेलन के आधार पर अल्बानिया स्वतंत्र हो गए। तो इतने सारे राष्ट्र निकलकर ऑटोमन साम्राज्य से चले आए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ऑटोमन साम्राज्य का विघटन चलता रहा। तो माय स्टूडेंट्स, इस तरह से प्रबोधन से लेकर और 19वीं सेंचुरी के अंत तक आप आ जाएंगे, आपका दूसरा खंड पूरा हो जाएगा और फिर हम अब अगले मंडे को तीसरे खंड की तैयारी करेंगे जो आपके लिए निश्चय ही बहुत दिलचस्प होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू अगेन।